Hello, dear legal aspirants. Welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की सीरीज में हम लोग वीडियोस बना रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ा, पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ा। पनिशमेंट को लेके हमारा सेकंड पार्ट है। आज के वीडियो के साथ आगे बढ़ें तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में हम बात कर रहे थे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी किसकी बात करता है? ये बात करता है पनिशमेंट्स की। पनिशमेंट्स का जो प्रोविजन दिया गया है, सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया है सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 75 तक। हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 53 से सेक्शन 62 कवर कर लिया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आपके राइट कॉर्नर में भी वो आपको उसका लिंक दिखाई दे रहा है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आज हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 75 तक। जर्नल एक्सप्लेनेशन को हमने 3 पार्ट में बनाया था, पनिशमेंट के वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया है। ये सारे वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। यहाँ लिखा है कि सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पिनल कोड, 378 से स्टार्ट है आपका थेफ्ट। तो 379 किसके बारे में बात करता है? अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, whoever commits theft, थेफ्ट की जो परिभाषा है चोरी की, वो दी गई धारा 378 में, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। आज हम ना तो थेफ्ट पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, पहले इस धारा का यहाँ दिखाने का पर्पज मेरा आपको थेफ्ट की परिभाषा या थेफ्ट की पनिशमेंट पढ़ाने का नहीं है। इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे जब हम ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ पे चैप्टर 17 में। लेकिन मेरा इस दिखाने का मतलब ये था कि जब कोई इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, कोई पनिशमेंट किसी को दी जाती है, तो वहाँ लिखा होता है कुछ साल या कुछ समय सीमा, जिस तक जहाँ तक कि उसको सजा मिलेगी, और विद फाइन। एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, फाइन, और विद बोथ, दोनों। तो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे कि फाइन। ये जो फाइन है, ये फाइन कितना होगा, फाइन के बारे में हम बात करेंगे। यही चीज, ये फाइन कितना होना चाहिए, कैसे लगेगा, फाइन नहीं देगा कोई। भाई जिसको आप सजा दे चुके हो, जरूरी तो नहीं कि वो फाइन आपको पे करे कोर्ट में। अगर नहीं पे करेगा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डियर फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपको, सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 70 तक हम फाइन की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सके, और अपने नोट्स में भी इसको साथ साथ नोट करते हुए चलें। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अपना पेन और नोटपैड साथ लेकर बैठें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलें, अपने बेर एक्ट को भी आप हाईलाइट करते रहें। देखिए, फाइन जो है, फाइन कहाँ पे है कि हर एक जो पनिशमेंट्स के प्रोविजन है वहाँ पे दे रखा है कि भाई कुछ टाइम लिमिट का पनिशमेंट मिलेगा, उसके साथ और फाइन, एंड फाइन, और मे बी बोथ, ऐसे आपको पनिशमेंट मिलेंगी। तो भैया अमाउंट कितना होना चाहिए किसी भी पनिशमेंट का? कोई भी सेक्शन उठा के देखेंगे आप किसी भी धारा में, तो फाइन को डिफाइन नहीं किया गया कितना फाइन होगा। बहुत रेयर ऐसी धाराएं हैं जिनमें, कुछ एक है जिनमें फाइन बताया गया है कि 1000 होगा, कितना होगा, बट मैक्सिमम में फाइन को डिफाइन नहीं किया गया है। तो अमाउंट ऑफ फाइन की बात करता है सेक्शन 63, यानी कि धारा 63 बताएगी आपको अमाउंट ऑफ द फाइन। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड, जहां पे मतलब फाइन के बारे में कोई सम एक्सप्रेस नहीं किया गया है, एग्जैक्ट कोई अमाउंट नहीं बताया गया कि फाइन कितना होगा, तो द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड। अरे भैया वाह, अनलिमिटेड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना भी हो सकता है। लेकिन यह एक लाइन जोड़ दी गई है, बट सेल नॉट बी एक्सेसिव। भाई अनलिमिटेड तो है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये न्यायालय को देखना होगा कि भी जो एक्यूज्ड है क्या वो उतना देने में सक्षम है भी कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कितना भी उसके ऊपर लगा देंगे, लेकिन ये टोटली न्यायालय के खुद के अपने विवेक के ऊपर है, उसके डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है कि वो चाहे जितना लगा सकती है, कोई इस पे लिमिट नहीं है। बाकी जो लिमिट्स की बात है वो हम आगे करेंगे। देखिए सेक्शन 64 यहाँ पे क्या कहता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। देखिए सेक्शन 64 कोई आपको फाइन नहीं बताता, ये कोर्ट को एम्पावर करता है, ये पावर बताता है कोर्ट की एक तरह से।
ये कहता है कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, कि जो भी ऐसे केसेस होंगे जहां पे सजा जो है विद फाइन या फाइन के साथ में दी गई, जैसे हमने अभी सेक्शन 379 पढ़ा था, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन whether with or without imprisonment, and in every case of an offense punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, या तो सिर्फ फाइन के साथ है या दोनों के साथ है, और वहां पे उसको ऑफेंडर को जो पनिशमेंट मिलती है कि फाइन के लिए क्या पनिशमेंट मिलती है, यानी कोर्ट को पावर है कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन, फाइन अगर वो पे नहीं करता है न्यायालय में तो उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, उसकी सजा को बढ़ा सकता है, उसको जेल दे सकता है। इट शैल बी competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence that in default of payment, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन, फाइन की पेमेंट ना देने पर क्या होगा, ऑफेंडर सेल सफर इम्प्रिजनमेंट, ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट सजा काटनी पड़ सकती है, कितनी, फॉर ए सर्टेन टर्म, एक निश्चित समय सीमा के लिए, which imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under the commutation of a sentence, जो सजा उसको दी गई है उसी के आधार पर उसको सजा काटनी पड़ सकती है। कितनी काटनी पड़ेगी हम वहां बात करेंगे। तो 63 अमाउंट ऑफ फाइन की बात करता है, 64 है इट एम्पावर्स द कोर्ट टू गिव द इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन, ये आप याद रखें। अभी देखिए 65 ने बता दिया कि लिमिट होगी कितनी भाई, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप नोट कर लें। 65 बताता है नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में इम्प्रिजनमेंट की लिमिट कितनी होगी, जब आपका इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवार्ड जहाँ पे आपकी दोनों हो, यानी कि जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन हो, ओनली फाइन नहीं हो, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी एक समय सीमा भी दी गई हो और उसके साथ में एक जुर्माने का भी एक प्रावधान दिया गया हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आईपीसी कहती है कि द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, भाई मान लो किसी को जो सजा न्यायालय देगा, ठीक है, तो उसमें डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सेल नॉट एक्सीड, कितनी नहीं होनी चाहिए, मान लो भाई किसी ने जुर्माना नहीं पे किया तो उसको कितनी सजा मिल सकती है, उसको मिल सकती है 1/4, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अपने बेयर एक्ट में अच्छे से हाईलाइट कर लें, ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, जितनी की मैक्सिमम फिक्स की गई है उतनी, इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, अगर वो दोनों उसमें दिए गए इम्प्रिजनमेंट और एज वेल एज फाइन दोनों दिए गए, तभी ये ग्राउंड लगेगा, तभी सेक्शन 65 लगेगा वहां पे। अब मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई, 10 ईयर्स, हम मान लेते हैं कि किसी को भी 10 ईयर्स की सजा मिली है, साथ में उसको क्या मिला है, उसको मान लीजिए कोई जुर्माना लगा, हम फॉर सेक मान लेते हैं कि वो 2000, हम एक मान लेते हैं अमाउंट, अमाउंट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई उसने ये 2000 रुपये नहीं दिए, जमा ही नहीं कराया 2000 रुपये न्यायालय में, तो न्यायालय क्या कर सकता है, इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, कोर्ट क्या करेगा, इस 10 साल की सजा में उसकी सजा बढ़ा देगा, कितनी सजा बढ़ा देगा, उसका 1/4, तो 10 साल का 1/4 कितना हो गया बताइए, 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल। अगर वो ये पे नहीं करता है 2000 रुपये, तो उसको 10 साल के बजाय जो सजा काटनी पड़ेगी वो उसको 12.5 साल, यानी कि 12 साल 6 महीने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 years and 6 months। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ दिस पेमेंट उसे कितनी सजा काटनी पड़ेगी, 12 years। आई होप इसको आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये, तो इसको याद रखें, इस पॉइंट को आप बल्कि डिफरेंट कलर में हाईलाइट करके रखें, सो दैट कि आपको आपके बेयर एक्ट जब भी आप रिवाइज करते हैं आपको अच्छे से वो चीज़ पता लग जाए कि उसका क्या मतलब है। ये तो बात कर दी हमने कि भाई जहां पे आपका इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा, अब आपने उसको ये जो 2.5 years बढ़ा दिया, 1/4 उसका दे दिया, अब ये 1/4 कैसा होगा भाई, सिंपल होगा, रिग्रेस होगा, कैसा होगा,
अभी जो सज़ा आपको मिली है जुर्माना ना देने की वज़ह से, वो सज़ा कैसी होगी? भई 2 तरह का हमने इम्प्रिज़नमेंट पढ़ा था सेक्शन 53 में, इट मे बी सिंपल और इट मे बी रिगरस। भई सश्रम कारावास भी हो सकता है या साधारण कारावास भी हो सकता है। तो सेक्शन 66 धारा 66 इसी बात को बताती है कि जो इम्प्रिज़नमेंट मिला है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना ना देने की वज़ह से जो कारावास की सज़ा मिली है, जैसे हमने सेक्शन 65 में बात की कितना 1/4 मिला है। तो वो जो है किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, वो रिगरस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। तो यहाँ तक हमने बात की कि भई अब जब जो पनिशमेंट मिलना है वो अवॉर्डेबल होगा आपका इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के साथ। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रावधान है जहाँ पे सिर्फ फाइन के लिए पनिशमेंट मिलती है, तो अब क्या होगा? तो सेक्शन 67 बताता है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो पनिशेबल है सिर्फ फाइन के साथ, यानी कि जहाँ पे सिर्फ फाइन से सज़ा मिलती है। यानी कि जब पनिशमेंट सिर्फ ओनली फाइन हो, तब क्या होगा इन दैट केस? इन दैट केस देखिए सीधा-सा है, जब आपका इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, जब आप पे फाइन जमा नहीं कराएँगे तो कैसे होगा? तब होगा अमाउंट के ऊपर। यहाँ अगर ₹50 या उससे कम, जिसमें ₹50 भी इंक्लूड है, ₹50 इंक्लूड है, 51 से लिमिट चेंज होगी। तो जी ₹1 से लेके ₹50 तक, अभी ₹1 किसको किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए? भारत भूषण साहब को सुप्रीम कोर्ट ने किया था रिसेंट में। तो जब मान लीजिए कि जब ऐसा कोई फाइन होता है जो ₹1 से ₹50 तक लगा है, तो वहाँ पे 2 महीने की सज़ा का प्रावधान है। भई अगर वो नहीं देगा अपना जुर्माना, तो उसको 2 महीने जेल में रहना पड़ेगा। अब आप कहेंगे तो कोई बात नहीं हुई, ₹50 तो कोई बड़ी बात नहीं 2 महीने की जेल के लिए। लेकिन आईपीसी में यही प्रावधान दिया गया है। अब वो अगर 50 से लेके यानी कि ₹51 से लेके ₹100 तक है, यानी कि ₹100 से एक्सीड नहीं हो रहा है, तो कितना होगा 4 मंथ्स, तो उसको 4 महीने की सज़ा मिलेगी। और इसके अलावा चाहे ₹100 से ऊपर कितना भी हो, यानी कि ₹101 ₹101 से लेकर ऊपर जितना भी होगा एनी केसेस, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तीनों ही पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इनको ज़रा इम्पोर्टेंटली नोट कर लें कि अगर ₹50 तक का फाइन है, ₹50 को एक्सीड नहीं कर रहा है ₹50 को, तो 2 महीने है, ₹100 को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो 4 मंथ है, और अगर दूसरे जितने भी केसेस बच गए उनके लिए 6 मंथ है। ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अभी देखते हैं कि धारा 68 यानी कि सेक्शन 68 यहाँ पे क्या कहता है कि इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, कि भाई जब अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में आपने सेक्शन 67 से उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया, यानी कि जब भाई ₹50 तक का था तो 2 महीने, ₹100 क्रॉस नहीं हो रहा था तो 4 महीने, और अगर उससे ऊपर था तो 6 महीने आपने सजा उसको दे दी। अब जब वो उस पैसे को दे देगा तो उसकी भी इम्प्रिजनमेंट छोड़ देना चाहिए, इट इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग। तो ये यही कहता है यहाँ पे कि द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, फाइन की डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन में उसको पनिशमेंट मिला हो, तो इन दैट केस द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड, ऐसे ऐसा कारावास जो दिया गया है जुर्माना ना देने की वजह से, उसको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। whenever that fine is either paid or levied by the process of law, या तो कानून उसको अपने तरीके से खत्म कर दे, या फिर वो बंदा उसको जुर्माने को कोर्ट में पे कर दे। तो उस केस में क्या होगा कि आप जाइए, आपको इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाती है। ये तो हो गया भाई एक बार में। अब मान लीजिए कि कोई 1 महीना जेल काट चुका है, हम कहते हैं कि उसने ₹100 तक का उसके ऊपर लगा था, और वो ₹100 में क्या है कि 1 महीना जेल काट चुका है, और ₹100 में उसको 4 महीने का प्रोविज़न बनता है। तो भई 1 महीना तो वो काट चुका है, तो उसको बाकी कितना बचा? इसको अगर हर महीने में डिवाइड करेंगे तो ₹25 पर मंथ हो जाता है। अब भई 1 महीना तो जेल काट ली ना उसने, तो वही पूरे ₹100 क्यों देगा? तो वहाँ पे वो ₹75 अगर दे देता है बिफोर इन द सेकंड मंथ, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द फर्स्ट मंथ, तो उसको जैसे ही पहला महीना खत्म होगा उसको तुरंत जेल से छोड़ दिया जाएगा। यानी कि जितना वो दे देगा, मान लीजिए दूसरे महीने की शुरुआत में वो देता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की। चलिए सेक्शन के साथ ही बात करते हैं।
सेक्शन 69 इसी की बात करता है। इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, कोई प्रोपोर्शन वहां पे दे दे तो उसको क्या है कि रिमेनिंग जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। बेरेट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच ए प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड और लेविड दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट suffered in default of payment is not less than the proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। यानी कि जितनी उसकी सजा बची है उसके हिसाब से अगर वो उतना फाइन दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल यहाँ बहुत सही दिया है इसने। ये कहता है कि एक व्यक्ति था ए, इसको सजा मिलती है फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। जिस सजा की मैं बात कर रहा हूं ये सजा इसको जेल में किस वजह से गया है, ये गया है फॉर द डिफॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। इसको ध्यान से समझें। कोर्ट ने इस पे क्या किया, जज साहब ने यहाँ इसको 100 रुपीज का फाइन लगा दिया और ये 100 रुपीज का फाइन दिया नहीं था इसने, तो इसको जेल में भेज दिया कि तुम जाओ जेल में भाई। अब ये क्या करता है, 4 महीने सजा दी, क्योंकि हमने सेक्शन में यही तो पढ़ा है, तो इसको 4 महीने सजा हो गई सेक्शन 67 के हिसाब से। अब सजा तो हो गई, अब ये क्या करता है कि 1 महीना इसको जेल में होने वाला है और उसके बाद ये 75 रुपीज पे कर देता है कोर्ट में फाइन के फॉर द रिमेनिंग पीरियड, प्रोपोर्शन में दे देता है वो। तो इसका क्या है भाई, इसको जेल से छोड़ दिया जाएगा, इसकी टर्मिनेट हो जाएगी। आई होप इस इलस्ट्रेशन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए वो 2 महीने बाद देता है तो कितने देगा, 50 रुपए देगा। 3 महीने बाद देता है तो वो 25 रुपीज देगा। यानी कि प्रोपोर्शन में देकर फाइन भी बाकी वो जेल से अपनी इम्प्रिजनमेंट विच इज गिवन फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन उसको टर्मिनेट करवा सकता है। आई होप इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अभी बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो के साथ। सेक्शन 70 किसकी बात करता है, देखिए ये क्या कहता है कि फाइन लेविएबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। अगर भाई किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती है फाइन देने की। ये कहता है कि द फाइन और एनी पार्ट देयरऑफ व्हिच रिमेन्स अनपेड, कोई भी ऐसा जुर्माना या जुर्माने का कोई हिस्सा जो अनपेड रह जाता है यानी कि पे नहीं किया जाता है, मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर पासिंग द सेंटेंस। उसे लेवी किया जा सकता है कभी भी 6 साल के अंदर, यानी कि जिस दिन सजा दी गई है उसके 6 साल के अंदर अंदर कभी भी किया जा सकता है। लेविड का मतलब होता है किसी से लेना, कानूनी तौर पर उगाही करना जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं। तो वो जिस दिन सजा दी गई है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ द सेंटेंस, उसके 6 साल के अंदर अंदर उसको लिया जा सकता है। एंड इफ अंडर द सेंटेंस, अगर भी जेल के दौरान जो ऑफेंडर है बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 years, उसको 6 साल से ज्यादा की सजा मिली, देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, उसके एक्सपायरी से पहले पहले, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि अगर किसी वजह कारणवश ऑफेंडर की जो अपराधी की मृत्यु हो जाती है, डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेट्स, यानी कि उसके डेट्स के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। इस चीज को याद रखें, बहुत बार ना जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं वहां ये पूछा जाता है कि डेथ ऑफ द एक्यूज्ड जो है उसको डिस्चार्ज कर देती है सभी लाइबिलिटी से, ऐसा नहीं है। डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसको अटैच कर सकते हैं उसके डेट्स के लिए, उसके डेट्स भी उसकी प्रॉपर्टी से पे किए जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कराएगी सब चीजों को। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइबिलिटी से दूर नहीं होती उसकी मृत्यु की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करके रखें। अभी चलते हैं सेक्शन 71 कि लिमिट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। देखिए बेर एक्ट आपके पास है, आप बेर एक्ट लैंग्वेज पढ़ भी सकते हैं, स्लाइड में भी यहाँ लिखी हुई है। ये क्या कहता है कि भाई किसी को भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारे, 3 मारे, 4 मारे, 5 मारे।
अब आप कहेंगे कि जनाब उसने तो भाई क्या किया है, वॉलेंटली कॉज हर्ट की है, 3 साल तक का प्रोविजन है। अगर 20 थप्पड़ मारे हैं तो 20 30 60 साल, 60 साल की सजा दे दो उसको। तो ऐसा नहीं होता है, वो एक ही एक्ट काउंट होगा। हम सेक्शन 32 में भी पढ़ते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ओमिशन में भी, कि जहां पे कोई जब एक ही सीरीज में कुछ किया जाता है तो उसको सिंगल एक्ट माना जाता है, उसको सिर्फ वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, और अगर वो ज्यादा सीरियस उसको हर्ट पहुंचा देता है कोई, तो ग्रीवियस हर्ट की ही पनिशमेंट मिलेगी, जो 7 साल तक है, या जो भी प्रोविजन आईपीसी में दिए गए हैं। वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, जब कोई ऑफेंस पार्ट्स में होता है, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इट सेल्फ एन ऑफेंस, जिसमें देखिए एक थप्पड़ मारना भी अपराध है और 10 थप्पड़ मारना भी अपराध था। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन वन ऑफ सच इज ऑफेंसेस। हमने यही बात की ना कि आप उसको एक ही एक्ट के लिए सजा देंगे, ना कि हर एक थप्पड़ के लिए, अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, where anything is an offense falling within two or more separate definitions, और जहां पे कोई भी ऑफेंस दो या दो से अधिक अलग परिभाषाओं में परिभाषित करता है किसी भी कानून की जो अभी इन फोर्स है, फॉर द टाइम बीइंग, बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और punished, where several acts of the which one or more than one should by itself themselves constitute an offense. When combined a different offense, the offender shall not be punished with more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses. तो उसको मोर सीवियर पनिशमेंट वहां पे नहीं दिया जाता है। यानी कि जो पनिशमेंट है उस पर लिमिट होती है, जो सेवरल हैं उनमें सबके लिए नहीं दिया जाएगा, ऐसा सीरीज के हिसाब से नहीं मिलेगा। मेरे एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इलस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे दिया है इसने कि ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद स्टिक, ए ने जेड को 50 डंडे से मारा भाई। हियर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको सेम वही बात कह रहा है कि उसने भी होल बीटिंग इज द ऑफेंस यहाँ पे, एंड आल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लोज विच मेक अप द होल बीटिंग, इफ ए वर बी लायबल फॉर एवरी ब्लो, अगर हर एक ब्लो के लिए को पनिशमेंट मिले तो ही माइट बी इम्प्रिजन फॉर अ 50 से 50 साल की सजा हो जाएगी भाई। ठीक है, तो भाई वैसे तो बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज लायबल ओनली टू वन पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं यहाँ पे, वाइल ए इज बीटिंग जेड एंड वाई इंटरफेयर्स, ए जेड को पीट रहा था और वाई ने बीच में इंटरफेयर कर दिया, और ए ने इंटेंशनली, यहां देखिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का, ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई, ए ने इंटेंशनली वाई को मारा, एज द ब्लो गिवन टू वाई इज नो पार्ट ऑफ द एक्ट। भाई जेड को मार रहा था वो तो ठीक था, लेकिन वाई को मारना तो उसका पार्ट नहीं था उस एक्ट का। वेहर बाई ए वॉलेंटली कॉज हर्ट टू जेड, भाई जेड को तुम वॉलेंट्री हर्ट कॉज कर रहे थे, आपने उसको 10 डंडे मारे 20 मारे, लेकिन आपने वाई बीच में इंटरफेयर करना है तो आपने वाई को भी मार दिया, तो वाई को मारना आपके उस एक्ट का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे है ए इज लाइबल टू वन पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट टू जेड एंड अनदर टू ब्लो गिवन टू वाई, तो यहाँ पे जेड के लिए अलग पनिशमेंट है, वाई के लिए, यानी कि जो एक्ट आप कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आपने एक भाई एक भाई यहाँ भी गोली मार दी, दूसरे को गोली मार, तीसरे को गोली मार दी, तो आपको अलग अलग मर्डर चार्जेस लगेंगे। एक व्यक्ति के साथ जब एक सीरीज में आप कर रहे थे, जो कि इलस्ट्रेशन ए कहता है, तो वहां सिंगल ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन जो सीरीज का पार्ट ही नहीं है, सेक्शन 32 यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताता है एक्ट ऑफ सीज और एक्ट ऑफ ओमिशन की, तो जो उसका पार्ट नहीं है उसके लिए आपका डिफरेंट आपकी लाइबिलिटी बन जाती है उसके लिए। अभी चलते हैं हमारे सेक्शन 72 धारा 72 के ऊपर, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कई तरह के अपराध कर दिए हैं और भाई समझ नहीं आ रहा कि उसको कौन से की सजा दी जाए, तो जहां ऐसा डाउट होता है, जब डाउटफुल हो चीज, तो क्या करते हैं, इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी,
भाई उसमें से किसकी सजा उसको दी जाए, ये डाउटफुल है। तो ऑफेंडर को क्या होगा, ही शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोवेस्ट पनिशमेंट, ये उसका बेनिफिट दिया जाता है कि उसको, कि जो जहां पर लेकिन डाउटफुल हो वहां की बात है ये। बिकॉज इन क्रिमिनल केसेस यू हैव टू डिसाइड द केस बियॉन्ड नो रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पे जो ऑफेंस दिया जाए, ऑफेंडर को जो पनिशमेंट दी जाएगी वो उस ऑफेंस के लिए दी जाएगी जो लोवेस्ट होगा, जिसकी पनिशमेंट सबसे कम दी गई होगी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 72 कहता है। अभी देखिए एक व्यक्ति है बड़ा परेशान है जेल के अंदर, तो इसको क्या मिला है, आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जेलर क्या करता है कि वो कैदी को काल कोठरी में डाल देता है, ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। वो काल कोठरी वाली सजा क्या होती है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, अकेले एकांत में रखा जाता है। भाई एक ऐसे कमरे में रखा जाता था जहाँ पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा डिफिकल्टी में रहना पड़ता है, जो काफी बिगड़े हुए कैदी होते हैं उनके लिए ऐसा कुछ ये किया जाता है। तो इसको कहते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है, whenever any person is convicted of an offense which is under this code, the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. Court may by its sentence order that offender shall be kept in solitary confinement. भाई जब रिग्रेस पनिशमेंट उसको मिला हो तो वहां पे न्यायालय आदेश दे सकता है कि इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाए। लेकिन यहाँ जो मिलती है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, आप इन पे सारे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बोल्ड किए हैं, इनको जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी स्लाइड्स में आपको जो भी बोल्ड मिलता है नीचे, आप उसको जरूर मतलब नोट कर लें, वो बहुत में जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उन्हीं को हम बोल्ड करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो आपकी टोटल सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगी वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकती इन होल। टोटल कितनी हो सकती है, 3 महीने हो सकती है। इसको ऐसे समझिए, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, दैट इज टू से टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड। अगर उसको टोटल सजा 6 महीने की मिली है तो 1 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर उसको 6 महीने से 1 साल तक की मिली है तो 2 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगी। और अगर भाई जब उससे 1 साल से ज्यादा मिली है तो मैक्सिमम 3 महीने, यानी कि टोटल 3 महीने ही मिल सकती है। इसको और अच्छे से समझते हैं जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। टोटल कितनी मिल सकती है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 3 महीने की मिल सकती है। ये 1 महीने की होगी जब आपको सजा टोटल 6 महीने की मिलती है। तो 6 महीने की अगर किसी को सजा मिलती है तो 6 महीने का कारावास दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे उसको 1 महीने से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। अगर उसकी सजा जो है 6 महीने से लेकर 1 साल तक है तो 2 महीने से ज्यादा नहीं दी जा सकती। और अगर उसका इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ऊपर चाहे जितना भी हो तो 3 महीने। सेक्शन 67 में हमने जैसे बात की थी आपके फाइन के वाले बारे में, यहाँ भी एक ऐसा ही चार्ट दिया गया है, इन चीजों को नोट कर लें। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बनता है। अभी एमपी का एग्जाम आने वाला है, अगर एमपी की आप पुरानी टेस्ट सीरीज देखेंगे तो यहाँ से मल्टीपल टाइम आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी भी लिमिट की बात आती है, देखो आप कहेंगे कि लिमिट की बात तो हम कर चुके हैं। नहीं, वो आपने बात की कि टोटल कितनी दी जा सकती है, लेकिन एक बार में किसी को कितने टाइम के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको 1 महीने के लिए छोड़ दोगे आप, तो ये इनह्यूमन हो जाता है। बहुत सारे जूरिस्ट हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा काल कोठरी में रख दिया जाए तो आदमी पागल हो जाता है। अभी बेचारा जो फोटो में आपको दिख रहा है कैसे दिन काटे हुए हैं इसने, तो ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, उसके राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। एक्यूज का भी ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं होते, राइट टू लाइफ उनके पास भी होता है। तो सेक्शन 74 इसी बात का प्रावधान देती है, धारा 74 यहाँ पे, कि इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ये बात करता है जब सोलिटरी कन्फाइनमेंट न्यायालय ने दे दी है और तब उसके लिए उसको एग्जीक्यूट कराना, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, सच कन्फाइनमेंट सेल इन नो केस। इसको जरा ध्यान दें यहाँ पे, जो मैं देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है कि नो केस, किसी भी हालात में
एक्सीड नहीं होनी चाहिए कितना, किससे ज़्यादा, 14 डेज। इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लें अपने वेर एक्ट में, 14 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट अ टाइम, एक बार में, विद इंटरवल। उसमें इंटरवल कितना होना चाहिए बीच में, 2 पीरियड के बीच में, नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड। यानी कि किसी को 14 दिन के लिए आप रखो, 14 दिन का फिर इंटरवल दो, उसके बाद फिर 14 दिन दे सकते हो। 14 डेज देने के बाद 14 डेज का ही इंटरवल चाहिए। ये कब है, अगर एक्सीड 3 मंथ्स द सोलिटिक शैल नॉट एक्सीड 7 डेज। अगर 3 महीने दिया गया है, उसको जो इम्प्रिजनमेंट मिला है वो 3 महीने से ज्यादा है। जब 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है तब क्या होगा, जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है शैल नॉट एक्सीड 7 डेज। एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं देनी है। कब, जब 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट मिली हो। ठीक है, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन एनी मंथ, एनी 1 month of the whole imprisonment awarded. The intervals between the period of solitary confinement is not less than ड्यूरेशन देन सच पीरियड। यानी कि उसको अगर 7 दिन का सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा तो 7 दिन उसको नहीं दे सकते, फिर आप जितने दिन उसको दोगे उतने दिन उसको बाहर भी रखना है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अभी हमारे लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 75। ये पनिशमेंट का चैप्टर 3 का लास्ट सेक्शन है। इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17। चैप्टर 12 जो है आपका ये गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड क्वाइंस की बात करता है, और चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की बात करता है। आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, whoever having been convicted by a court in India of an offense punishable under chapter 12 and chapter 17। अध्याय 12 और अध्याय 17 के तहत भारतीय दंड संहिता में अगर किसी कोर्ट ने किसी को कोई जो सजा के प्रावधान दिए गए हैं उसमें किसी को सजा मिलती है, either description for a term of 3 years or upward shall be guilty of any offense punishable under either of those chapters with like imprisonment for like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description for term which may extend to 10 years। अगर किसी को उम्र कैद हुई है या कोई ऐसी सजा मिली है जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसको हिंदी में अनुवाद में समझिए। मैं इसका हिंदी इसलिए लिखा हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है इसका। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित हो, उन अध्यायों के तहत किसी अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध को दोषी हो, होने वाले प्रत्येक अपराध के लिए विषय वस्तु हो, उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपका धारा 75 कहती है। तो आई होप यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने बात की पनिशमेंट्स के बारे में। हमारा पार्ट 2 था। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखें, इससे आपको पनिशमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं, अपना जनरल एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, पनिशमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आईपीसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोले। सब्सक्रिप्शन बहुत ही एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट है तो मेरी मेल आईडी भी नीचे दी गई है, mklegalshiksha@gmail.com। आप उस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और साथ ही हम लोग टेलीग्राम पर भी हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।